आज का हमारा विषय भारत चीन सीमा विवाद रहेगा। बीए तृतीय वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत भारत की विदेश नीति एक महत्वपूर्ण विषय है और उसी के अंतर्गत हम भारत चीन के सीमा विवाद जिसने एक नया रूप लिया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वस्तुतः आज़ादी के बाद 1947 में भारत को दोनों ओर से ऐसे पड़ोसी मिले जिन्होंने हमेशा भारत के लिए समस्याएं खड़ी करके रखी। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 2 वर्ष पश्चात और तृतीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 4 वर्ष पश्चात चीन में कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुआ। ब्रिटेन ने अपने हिसाब से सीमाएं तय की, उसका एक अलग विषय है और उसका हम अध्ययन अलग करेंगे। परंतु वर्तमान में चल रहे सीमा विवाद के अंतर्गत हमारे लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि कैसे चीन और भारत के मध्य सीमा विवाद निरंतर बढ़ा है और निरंतर जारी है और इसके परिणाम क्या संभावित है और भारत को इसके मुकाबले के लिए क्या करने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम हमको ये समझना आवश्यक है कि आखिर भारत चीन सीमा विवाद क्या है, इसका आधार क्या है। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि भारत और चीन की सीमाएं आखिर हैं कैसे। सर्वप्रथम अगर हम सीमा की बात करें तो भारत चीन सीमा लगभग 3488 किलोमीटर है। उसमें से मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है, पूर्वी भाग, मध्य भाग और उत्तरी भाग। पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आते हैं और उसके अंतर्गत 1346 किलोमीटर लंबी सीमा है पूर्वी भाग में। मध्य भाग में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं जहां पे 545 किलोमीटर लंबी सीमा है। तीसरा क्षेत्र पूर्व में उत्तर में आ जाता है लद्दाख और जो 1597 किलोमीटर है। मुख्यतः विवाद पूर्वी सीमा और उत्तरी सीमा को लेकर है। यहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया कम है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में। इन सब में हमको एक चीज जाननी महत्वपूर्ण है कि चीन के कुछ टारगेटेड क्षेत्र हैं जहाँ पे उसका इंकर्जन या अतिक्रमण बार बार होता है। इन 20 से ज्यादा क्षेत्रों में कई क्षेत्र ये अरुणाचल प्रदेश के एरिया में आ जाते हैं और कई क्षेत्र लद्दाख के एरिया में आ जाते हैं। अब इनकी महत्ता क्या है उसका हम अध्ययन आगे करेंगे। और अगर हम वर्तमान विवाद को समझना चाहें तो वर्तमान विवाद 3 क्षेत्रों को लेकर उत्पन्न हुआ है। एक तो गलवान में पैंगोंग झील या फिंगर एरिया जो उसके साथ जुड़ा हुआ है और तीसरा हॉट स्प्रिंग है। और उससे आज से 3 साल पहले डोकलाम में भी 2017 में विवाद हुआ था। अब इन सारे विवादों का कारण है क्या और अभी जो विवाद चल रहा है उसके भी कारण क्या है, अगर हम इसको समझना चाहें तो हमारे सामने 3 कारण आते हैं। पहला कारण है कि भारत डरबुक सियोग दौलत बेग ओल्डी DSDPO डरबुक सियोग दौलत बेग ओल्डी हाईवे का निर्माण कर रहा है और उसने कंप्लीट कर लिया है। ये हाईवे लगभग 255 किलोमीटर लंबा है जो सियोग रिवर के साथ साथ चल रहा है। चीन को इस हाईवे पे ऑपरेट करना है। दूसरा, चीन का खुद का हाईवे है जो सिंजियांग और तिब्बत को जोड़ता है, हाईवे नंबर 219। अब जैसे भारत की स्थिति इस तरफ और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, चीन अपने इस हाईवे की सुरक्षा के संदर्भ में काफी चिंतित है। इन सब कारणों से चीन भारत के प्रति आक्रामक हो रहा है। तीसरा है कि अभी हाल में ही लद्दाख को यूनियन टेरिटरी भारत ने घोषित किया है और उसके साथ से जिस पर भी चीन का कब्जा है उस पर भी भारत ने अपना प्रभुत्व माना है। इस कारण चीन को खतरा है। लद्दाख के साथ ही जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है और भारत ने पुनः दावा किया है कि पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत को उसमें भारत को अपने शामिल करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। चीन पुनः इस कारण चिंतित हुआ क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है उस इकोनॉमिक कॉरिडोर में चीन का 60 बिलियन से ज्यादा पैसा लगा है और अगर पीओके भारत हिस्सा बन जाता है तो चीन का पश्चिमी एशिया या मध्य एशिया से जो जुड़ा उसने पाकिस्तान के चीन से जोड़ा है हिंद महासागर में अपने समस्याओं को कम करने के लिए या उसके विकल्प के रूप में उस पर डायरेक्ट खतरा आ जाता है। इस कारण चीन भारत के लिए
चीन को भारत से शंका बनी रहती है। पांचवा पॉइंट है कि इंडिया और यूएस का रिलेशन निरंतर बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से पहले भी अमेरिका स्वयं चीन को अपने लिए खतरा मानता रहा है और अमेरिका को लगता है कि उसका कोई काउंटर कर सकता है क्षेत्रीय स्तर पर तो सबसे बड़ा भारत है, जनसंख्या की दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से और उभरती तकनीक की दृष्टि से। तो ये जो अलायंस बन रहा है ये भी चीन को पसंद नहीं आ रहा है। इन दो के अलावा जब चीन का व्यवहार दूसरे क्षेत्रों में भी है और निरंतर अपनी प्रभुत्व अन्य क्षेत्रों में बढ़ाने में लगा है, तो इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ को लेकर विवाद है और इसी प्रकार वियतनाम और इंडोनेशिया, दक्षिण चीन सागर में विवाद को लेकर चीन से परेशान है। तो ये नया संगठन कहना गलत होगा और एक नया समूह उभर रहा है, अलायंस उभर रहा है जो चीन को अपने क्षेत्र में सीमित करना चाहता है, उसकी शक्तियों को बाधित रोकना चाहता है। कोविड-19 को चाइनीज वायरस भी कहा गया, उसको वुहान वायरस भी कहा गया। पूरी दुनिया ने ये माना कि चीन से ओरिजिनेट है, कई ज्यादातर देशों ने माना, खासकर पश्चिमी देश इस तरह की चीज मान गए हैं। और भारत ने भी कोविड-19 में विश्व की चिकित्सा के क्षेत्र में काफी सहायता की। तो कोविड-19 भारत के लिए एक सकारात्मक अंतरराष्ट्रीय छवि लेके आया, जबकि चीन के लिए नकारात्मक छवि नहीं। मतलब पुनः भारत की बढ़ती छवि चीन को परेशान किए हुए है। इन सबसे परे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये विवाद आज का नहीं, लंबे समय से चला आया है। पेंगोंग लेक हो गई या अरुणाचल प्रदेश के एरिया हो गए या फिर लद्दाख के अपने क्षेत्र हो गए, उस पर चीन हमेशा से पॉलिटिकल इशू रहा और चीन हमेशा से आक्रमण रहा है। तो ये तात्कालिक कारण है, परंतु उससे महत्वपूर्ण कारण रणनीतिक कारण है कि जो भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एरिया है चीन उन्हीं पे अपना कब्जा करने की फिराक में निरंतर आगे बढ़ता है, करने की कोशिश करता है। पेंगोंग लेक को उसके आगे बढ़ने का कारण ये पेंगोंग लेक के आसपास के क्षेत्रों में फिर करेंगे उसका प्रभावित कब्जा हो जाता है, तो लद्दाख को बचाना भारत के लिए मुश्किल होगा। लद्दाख को चीन अपने में शामिल करना चाहता है। इसी प्रकार सियोग नदी और उसकी घाटी के आसपास के क्षेत्रों में चीन का कब्जा हो जाता है, तो पूरी नुब्रा वैली और सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का प्रभाव सीमित हो जाएगा। सियाचिन और नुब्रा वैली पर भारत का प्रभाव सीमित होने का तात्पर्य यह है कि काराकोरम पास और उसके आसपास के एरिया और स्टैटिक जो लोकेशन है उसके लिए चीन और पाकिस्तान में खतरा कम हो जाएगा। इसी प्रकार डोकलाम पे चीन इसलिए कब्जा करना चाहता है क्योंकि उसके सिक्किम और चिकन नेक जो है उस पर चीन का प्रभावी नियंत्रण करने में उसको सहायता मिलेगी। इस कारण चीन लंबे समय से इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने की और भारत का अधिकतर क्षेत्र है उस पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा है। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि चीन के लिए आज की चीज नहीं है। माओ के समय से 1949 में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्थापित हुई, उस समय से लेकर चीन के लिए स्ट्रेटेजी क्लियर थी। माओ ने तिब्बत को राइट हैंड पाम बताया, यानी वो हथेली है उसकी 5 अंगुलियां हैं। 5 अंगुलियां कौन सी है? एक है भूटान, एक है नेपाल, इसके अलावा भारत के 3 क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख। तो ये जो 5 फिंगर की बात करते हैं चीन उस समय से ही कोशिश कर रहा है। माओ के बाद कई शासक आए, उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया पर उतने एग्रेसिव नहीं थे जितना कि अभी के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। पूरे विश्व को ताक पर रखते हुए वो अपनी एग्रेसिव पॉलिसी दक्षिण चीन सागर से लेके तिब्बत से लेके और हिमालय से लेके हांगकांग तक और लद्दाख से लेके दक्षिणी चीन सागर तक अपना विस्तार करने में वो लगे हुए। इन सब के मद्देनजर भारत के लिए चुनौती काफी बड़ी है और चीन अपने तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसी तरीके से भारत को जवाब देना होगा। पीछे खिसका के हम चीन को सीमित नहीं कर सकते। उसकी एक स्ट्रेटेजी यही है कि 2 कदम आगे बढ़ो और 1 कदम पीछे जाओ, अर्थात कुल 1 कदम का लाभ या कुछ न कुछ बढ़ोतरी हासिल करके ही वो पीछे हटता है और ये भारत के लिए महत्वपूर्ण सोचने की चीज है। अब हम आते हैं पुनः कि अभी जो विवाद चल रहा है वो एरिया क्या है, विवाद कैसे है। ये भारत के कश्मीर का मैप है। इस मैप में हम समझना चाहें तो ये जो एरिया है वो अक्सर चीन का एरिया है, जिसपे अभी फिलहाल चीन ने कब्जा कर रखा है और भारत से अपना अभिन्न अंग मानता है। इसी अक्सर चीन से सिंजियांग प्रोविंस इधर है और तिब्बत इधर है, उसको जोड़ने वाला चीन ने हाईवे बनाया, हाईवे नंबर 219।
इस हाईवे के लिए चीन हमेशा खतरा महसूस करता है और भारत का एक सबसे यहाँ जितना डेवलप हो रहा है और जिस गति से हो रहा है उससे खतरा मानता है, इसलिए हमेशा इसको अपने लिए भारत को इधर से सीमित करने और एलएसी के आसपास महत्वपूर्ण सामरिक ठिकानों पर कब्जा करने की कोशिश करता है। ये जो हल्की लाल कलर में लाइन देख रहे हैं ये एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बाउंड्री पे सहमति नहीं है, इसलिए अभी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो इसको माना गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके भी विवाद है, चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को कुछ अलग मानता है, भारत कुछ अलग मानता है, इस कारण विवाद खड़े हो गए। अभी ये जो विवाद शुरू हुए हैं इसमें हम देखेंगे पैंगोंग लेक, हॉट स्प्रिंग और गलवान वैली। तो सबसे नीचे हम देखें तो ये पैंगोंग लेक यहाँ है, उसके बाद हॉट स्प्रिंग एरिया इधर है और उसके बाद गलवान वैली और वैली वाला एरिया इधर है। अब इसी एलएसी के पैरेलल श्योक नदी का बहाव होता है और इसी श्योक नदी के समानांतर या कुछ आगे पीछे भारत ने एक हाईवे का निर्माण किया है। ये हाईवे 255 किलोमीटर लंबा है और ले डरबू श्योक होते हुए ये दोलखबेग कोल्डी जोन है। दोलखबेग कोल्डी जोन सामरिक चौकी है और यहाँ पे किसी की कब्जा करने की कोशिश करता रहा है। पिछली सरकार में कुछ वर्ष पहले जब चाइना दोलखबेग कोल्डी आया यहाँ पे कई दिन तक अपने टेंट गाड़ेगा, बाद में काफी वाद विवाद के पश्चात थोड़ा पीछे हटने को सहमत हुआ। तो दोलखबेग कोल्डी की सामरिक मान्यता जाता है क्योंकि यहाँ पे काराकोरम पास है और यहीं से चीन का वो हाईवे निकलता है या जो रूट निकलता है तो पाकिस्तान से और फिर आगे उसको मध्य एशिया से जोड़ता है। अब इसी हाईवे ने अभी के प्रॉब्लम को क्रिएट की क्योंकि चीन का इरादा क्या था कि अगर वो गलवान वैली के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और उसके आसपास के एरिया पे कब्जा कर लेता है तो यहाँ से इस हाईवे पे इसका प्रभाव इतना हो जाएगा। तो भविष्य में भारतीय सेना के आवागमन, उनके सैन्य साजो सामान और अन्य जो सप्लाई होगी उस पे वो यहाँ से हमले करके या नियंत्रण करके भारत की सप्लाई चेन को रोक सकता है, भारत के सैन्य साजो सामान को रोक सकता है। तो इस कारण उसने यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश की। सामान्य तो होता ये था कि पेट्रोलिंग पॉइंट है, यहाँ दोनों देशों की सेनाएं आती हैं और पेट्रोल लेकर वापस चली जाती है। तो इस बार ये नहीं हो पाया और चीन ने यहाँ कब्जा करने की कोशिश की और इसी कारण यहाँ से विवाद उत्पन्न हुआ। अब उसके बाद एक अन्य एरिया है जिसमें एक विवाद है, वो है पैंगोंग लेक। जैसे कि पहले बताया गया पैंगोंग लेक पर अगर चीन की स्थिति मजबूत हो जाती है और फिर के लिए चीन कब्जा हो जाता है तो फिर भारत के लिए लद्दाख क्षेत्र में चीन का एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अब पैंगोंग लेक में भी अलग अलग विवाद है कि यहाँ से एलएसी जाती कहाँ है। भारत का ये मानना है कि फिंगर एरिया 8 के पास से एलएसी निकलती है, जबकि चीन का ये दावा है कि फिंगर पॉइंट 2 से निकलती है। अब विवाद ये हुआ कि चीन की सेनाएं किस तरह पश्चिम में आगे बढ़ी, चीन उधर ईस्ट में पश्चिम की तरफ 8 किलोमीटर आगे बढ़ गई और फिंगर पॉइंट 4 तक आ गई और इस क्षेत्र में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, यहाँ पे टेंट वगैरह और सैन्य सामान स्थापित कर दिया। भारत ने इसका विरोध किया। अब फिंगर एरिया क्या है, बेसिकली ये एक सीरिया रेंज है। इस रेंज के कुछ हिस्से ऐसी जो तलहटी है उसमें से कुछ हिस्से आगे की तरफ निकल के आए हैं और ये जो से आगे की तरफ निकल के आए हैं इनकी आकृति उंगली के समान है, इसलिए इनको फिंगर एरिया कहते हैं। भारत का प्रभावी क्षेत्र फिंगर एरिया 3 तक है, उसके बाद ये क्षेत्र सामान्य खुला रहता है और चीन का बेस कैंप यहाँ पे है। तो मिलिट्री बेस यहाँ से चीन इस तरफ आगे बढ़ गया और इस पूरे एरिया को अपना बताया, तब से लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ। तो फिंगर एरिया और गलवान के बाद एक हॉट स्प्रिंग एरिया जो इस तरफ स्थित है और इसी हॉट स्प्रिंग एरिया पे पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 17 है जहां पे जाकर चीन ने कब्जा की, वहां पे काफी सैन्य साजो सामान से 3 किलोमीटर दूर इकट्ठा किया जिससे पुनः विवाद उत्पन्न हुआ। अब इन 3 के बाद में भारत की प्रतिक्रिया क्या है, गलवान वैली पे पेट्रोलिंग पॉइंट 40 पे भारत जब चीन ने कब्जा किया तो भारत ने अपने
जो 1993 की संधि है, समझौता है, 1996 का समझौता है, 2005 का समझौता है, उसके अंतर्गत चीन से बातचीत शुरू की, उनको बताया कि ये पेट्रोलिंग पॉइंट है और यहाँ पे कोई भी स्थायी कैंप स्थापित नहीं हो सकता और चीन को पीछे हट जाना चाहिए। आपसी बातचीत के बाद चीन में सहमति दी और भारतीय सेना वहां पे गई। उस समय उस पर हमला कर दिया गया और हमला किसी बंदूक से नहीं हुआ, क्योंकि एक समझौता हो रखा है 1996 का, उसके अंदर भी नियम है कि किसी भी तरह के फायर का प्रयोग नहीं होगा, विस्फोटकों का प्रयोग नहीं होगा। तो लोहे की रॉड समझ लीजिए, लोहे के सरकंडे समझ लीजिए, उस पर कटीले तार बांध के भारतीय सेना पर एकदम हमला किया गया, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए। जब भारतीय सेना तक ये सूचना पहुंची, उसने वापस जवाबी हमला किया। उसमें अमेरिकी एजेंसियों का अनुमान है कि 43 से ज्यादा, कम से कम 43 से ज्यादा लोग मारे गए। चीन ने अपनी संख्या इसमें नहीं बताई। जब इस तरह का नतीजा चीन को मिला तो पीछे हटा पुनः वार्ता पे तैयार हुआ। अब बॉर्डर स्ट्रीम क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 पे पेट्रोलिंग पॉइंट 17 पे कब्जा करने की फिराक में था, परंतु इस दबाव का से पीछे हटना पड़ा। इसी प्रकार पैंगोंग लेक में चीन फिंगर 4 से थोड़ा पीछे हटा है, परंतु फिंगर 5 से लेकर 8 तक अभी उसका पूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म नहीं हुआ है। तो अभी भारतीय विदेश मंत्रालय का मानना है कि इसके ऊपर से थोड़ा टाइम लगेगा और सैन्य स्तर पर जो बातचीत चल रही है उसके बाद में चीन को पीछे हटना होगा और एलएसी में यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत किसी भी प्रकार का कोई समझौता करने को तैयार नहीं होगा और पुरानी स्थिति में चीन को आना होगा। पर आज की स्थिति में ये एक पूरी तरह से, यानी कि ये वाला जो एरिया है चीन पूरी तरह से खाली नहीं किया गया है, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, कुछ हद तक ही समाप्त हुआ है। अब सैन्य कदमों के साथ भारत को से भी एक करने के लिए भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया, उसके बाद चीन को पीछे हटना ही पड़ा। परंतु अभी भी चाइना के कई ट्रूप्स वगैरह इस क्षेत्र में तैनात है। 40,000 के करीब सैन्य डिप्लॉयमेंट चाइना का भी है, भारत भी बढ़ा रहा है, और तो चाइना पीछे नहीं हट रहा है कई क्षेत्रों में, वो भारत के लिए चिंताजनक है। परंतु अभी बातचीत चल रही है, हो सकता है कि आने वाले समय में शांतिपूर्ण तरीके से कोई समाधान निकल जाए। परंतु भारत के मिलिट्री के अलावा कई अन्य विकल्प भी उसकी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से मिला। अमेरिका और यूरोप के कई देश, विशेषकर फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने भारत की नीति का समर्थन किया। इसके अलावा रूस ने चीन का पक्ष नहीं लिया, उसने कई हथियारों लेने की मना की। ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश जो खुद चीन से और उसके इंटरेस्ट से परेशान है, उन्होंने भारत को सहायता दी। और इसी वे में अभी एक नेवल अभ्यास भी चल रहा है, नौसेना अभ्यास भी चल रहा है, जिसमें जापान, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया से भी सम्मिलित है। और भारत प्रयत्न कर रहा है आने वाले समय में वियतनाम और इंडोनेशिया भी इसी तरह के सहयोग में आगे बढ़े। आर्थिक स्तर पर भारत ने चाइना के 59 जो ऐप है उनको बैन कर दिया। इसके अलावा एफडीआई में रिस्ट्रिक्शन लागू करने की कोशिश भारत कर रहा है और भारत की आम जनता ने भी चाइनीज सामान का बॉयकॉट किया, तो इस कारण चीन को काफी पीछे हटना पड़ा। अब इन सब के मद्देनजर चीन की भविष्य की रणनीति क्या होगी? चीन एक लंबी और प्लान वे में जो रणनीति उसके अनुसार चल रहा है। चीन में दो गुट, एक तो मानता है कि 1962 में जिस तरह से भारत पे हमला किया गया उस तरह की एग्रेसिविटी हमेशा अपनानी चाहिए, और जिस तरह 1962 के बाद भारत शांत रहा, सेना हो रहा है, वैसे ही चीन के लिए हमेशा वो उस पॉलिसी से रहेगी। परंतु चीन का दूसरा वर्ग ये मानता है कि इस तरह की रणनीति भारत के लिए भारत के प्रति सही नहीं हो सकती, क्योंकि भारत एक मात्र शक्ति है और इस तरह की नीति अपनाने से भारत और दूसरे देश मिलकर चीन के खिलाफ एक अलायंस मजबूत कर लेंगे। तो आज की तारीख में भारत पे हमला करना या बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना सही नहीं है। तो तरीका क्या है? तो तरीका ये है, चीन की जो रणनीति ब्रॉड लेवल पर आई है और आगे रहेगी कि वो स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट पर जोर देगी। स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट का तात्पर्य ये हुआ कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं हिंद महासागर के और आसपास के क्षेत्रों में, उन पे अपना निरंतर प्रभाव बनाएगा। तो वो इस पर लंबे समय से काम कर रहा है।
म्यांमार ने कई नौसैनिक अड्डों की दृष्टि से कई आइलैंड विकसित किए हैं जिनपे उसकी नेवल बेस प्रभावी है। हम्बनटोटा को विकसित करने का उसने अधिकार हासिल कर लिया है। इसी प्रकार पाकिस्तान के जो पोर्ट है उस पर उनकी प्रभाव उपस्थिति है और ग्वादर पर भी वो नजर गड़ाए हुए हैं। तो नौसैनिक दृष्टि से भारत को ये राइट पाकिस्तान है, पाकिस्तान में उसका प्रभाव है। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना और उसके शासन आने के बाद इसका प्रभाव और बढ़ गया है और भविष्य में भी अगर वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही तो उसके बढ़ने की संभावना है। दूसरा, पड़ोसियों को ये भी दिखाना चाहता है कि जब भारत खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता तो आप जैसे छोटे बड़े पड़ोसियों की क्या करेगा। इस दृष्टि से भी भारत पे निरंतर एग्रेसिव नीति अपनाता रहता है। तो स्ट्रेटेजिक एनसेटलमेंट की पॉलिसी उसकी पुरानी है, वो निरंतर उसमें आगे बढ़ेगा और भारत को घेरने की कोशिश करेगा। दूसरा, बाहरी देशों से ये कर रहा है कि आंतरिक रूप से उसका होगा कि भारत में जो राजनीतिक और सामाजिक विभेद है उनका फायदा उठाया जाए, चाहे वो कोई क्षेत्र के आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर हो सकता है, जाति के आधार पर हो सकता है और किसी अन्य आधार पर हो सकता है, तो या विषमता आर्थिक और सामाजिक विषमता के आधार पर हो सकता है। तो चीन का प्रयत्न ये है कि भारत के अंदर जो राजनीतिक और सामाजिक डिफरेंसेस हैं उनका फायदा उठाया जाए। इसके अलावा आर्थिक रूप से चीन का इन्वेस्टमेंट भारत में निरंतर बढ़ा है और कई महत्वपूर्ण सेक्टर में बढ़ा है, जैसे कि टेलीकॉम, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर क्षेत्र में। अब इन क्षेत्र में चीन पे ज्यादा डिपेंडेंसी भारत के लिए सही नहीं है। भारतीय चीन अभी से समझ जाए तो भारत के लिए भविष्य में लाभकारी होगा। तो भारत के पास क्या ऑप्शन है, जैसे चीन हमारा स्ट्रेटेजिक एनसेटलमेंट कर रहा है वैसे ही हम चीन को भी स्ट्रेटेजिक एनसेटलमेंट की पॉलिसी के अंतर्गत ला सकते हैं। उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, पर चीन जिस व्यापक तरीके से कर रहा है उतने व्यापक प्रयत्न भी हमारे हैं नहीं। इसलिए हमको जापान से सहयोग बढ़ाना होगा, रूस से बढ़ाना होगा, अमेरिका से है और उसको और मजबूत करना होगा। खासकर आसियान जो देश है और जो चीन के दक्षिण सागर की नीति से परेशान है उनको एकत्रित करके एक प्रभावी एलायंस का निर्माण भारत को करना चाहिए। उसके अलावा आर्थिक रूप से पावर क्षेत्र, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, इस पे चीन की कंपनियों के प्रभाव को निरंतर कम करते रहना चाहिए, क्योंकि चीन पे डिपेंडेंसी हमारे लिए इंटेलिजेंस के हिसाब से भी और अन्य सामरिक कारणों से भी सही नहीं है। अतः भारत को चीन पे निर्भरता इस संदर्भ में लगभग खत्म कर देनी चाहिए। नेबरहुड पॉलिसी को भारत को विस्तार करना चाहिए। अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति जैसे भारत की बढ़ेगी नेबरहुड में, वैसे वैसे भारत का विश्वास बढ़ेगा। तो चीन को रोकने के लिए भारत को ये सारे कदम उठाने होंगे और ये एक लंबी लड़ाई है जो लंबे समय तक चलेगी और उसके लिए भारत को आर्थिक और सैन्य दृष्टि से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर प्रयत्न निरंतर करते रहना है।